नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। ये वसीम बरेलवी साहब का शेर है। अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बीजेपी के सांसद, राज्यसभा के और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसकी एक लाइन बोली थी। अब जिक्र हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो ये शेर मुझे लगता है इसका एक एक शब्द जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी पर एकदम फिट बैठ रहा है। क्योंकि आज कल से लेकर आज तक घटनाएं घटी और उसमें नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें कि पहले भी 2022 में राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, दोनों से ईडी के दफ्तर में लंबी पूछताछ हुई थी। 50 घंटे के आसपास राहुल गांधी से और इतनी लगभग सोनिया गांधी, लेकिन उनकी तबीयत का हवाला भी दिया गया था। तो ये तमाम बातें हुई, उसके बाद चार्जशीट दायर हो गई है। अब दायर हुई है चार्जशीट। कोई भी अगर भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, नेता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती ही होती है और जांच होती ही होती है। तो अब अगर ऐसा सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ हो रहा है, तो आज कांग्रेस के वो तमाम चेहरे, वो तमाम नेता सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, जो वैसे कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं, या तो उनकी चलती नहीं है कांग्रेस में, या कहीं दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज नंबर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक कांग्रेस के नेता सड़कों पर दिखे। किस लिए? कि भाई क्यों सोनिया गांधी से जांच होगी, क्यों राहुल गांधी की जांच होगी। और उसी के दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और दामाद सोनिया गांधी के, वो भी ईडी दफ्तर में थे। कल भी उनसे पूछताछ हुई, आज भी उनसे पूछताछ हुई। वहां पर एक भी कांग्रेसी दिखाई नहीं दिया। तो अब परिवार का हिस्सा तो रॉबर्ट वाड्रा भी है ना भाई, गांधी परिवार का ही वो एक हिस्सा है, दामाद है वो सोनिया गांधी के। प्रियंका गांधी जो कि अब सांसद भी हैं, उनके पति हैं, लेकिन उनके लिए कांग्रेस के एक नेता की आंख में आंसू नहीं आए। तो ऐसा भेदभाव उनके साथ क्यों हो रहा है? उन्होंने भी अपना दुख जताया कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये तमाम घटनाक्रम के बीच सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच में जो पत्राचार हुआ था नेशनल हेराल्ड को लेकर के, उसके पूरे के पूरे पन्ने साफ खोल दिए और पूरा केस समझ में आ गया है कि ये था क्या। लेकिन क्या कांग्रेस को समझ में आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि गुजरात में पार्टी इतना बड़ा अधिवेशन करके आई है, उस जश्न में डूबी है, और इसी से सरकार हिल गई है, डर गई है, और इसीलिए चार्जशीट दायर की गई है। तो आज जरा ये जो दोगलापन दिखाई दे रहा है ना राजनीति में भ्रष्टाचार के मामले पर, और 3 सवाल हम जरूर आज पूछेंगे, लेकिन पहले ये पैकेज देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आज के वो दृश्य आपको दिखेंगे कि कैसे बड़े बड़े मुद्दों पर कांग्रेसी दिखाई नहीं देते, लेकिन आज इस मुद्दे पर सड़कों पर नजर आ रहे थे। पूरा संग्राम छेड़ दिया दिल्ली की और देश भर की सड़कों पर। देखिए जरा। सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं, जिन्हें पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। कानून अपना काम कर रहा है। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? फिर ये धरना, वेंडेटा। इस परिवार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक नेशनल हेराल्ड के खाते से या उसके साथ जो और दूसरी कंपनियां हैं उनमें से 1 रुपए भी निजी काम के लिए, निजी हित के लिए नहीं लिया है। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में, और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो
संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने के। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल की जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना। अब सवाल नैतिक है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के साथ खिलवाड़ किया है, ये रोग बहुत पुराना है और ये सत्ता के समय से ही चला आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। इतनी संपत्ति है, बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में उनकी है, अटैच की जा रही है। 600-700 करोड़ की संपत्ति हैं, जैसे उन्होंने चुनाव के पहले किया था कि AICD के अकाउंट सब सीज कर दिए। चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे, तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूँ, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूँ, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है, यहीं के हैं, आपने ही भेजे हैं। तो देश जवाब मांग रहा है 3 सवालों के, और 3 बड़े सवाल हैं, वही सवाल आज पूछेंगे जरा। पहला, नेशनल हेराल्ड जो कि भ्रष्टाचार का मामला है, उसमें सोनिया राहुल बेल पर बाहर हैं, तो कांग्रेस का सड़क पर संग्राम क्यों है? जो बेल पर बाहर हैं उनके लिए संग्राम क्यों? दूसरा सवाल, रॉबर्ट वाड्रा जो कि ईडी के रडार पर हैं, उनके लिए कोई कांग्रेसी सड़क पर क्यों नहीं है? दामाद के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? उनको क्या परिवार से बाहर निकाल दिया गया है? और तीसरा और अंतिम सवाल कि ईडी की स्थापना खुद कांग्रेस ने की थी 1956 में, और आखिर क्यों आज यही कांग्रेस ईडी पर सवाल उठा रही है? तो ये 3 सवाल हैं, इनकी शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं आपसे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं। साथ में हमारे साथ अखिलेश कटियार जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही समीर चौंगावकर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, सबसे पहले तो ये जो महत्वपूर्ण बयान आया है, आप ही से आज शुरुआत कर लेती हूँ। महत्वपूर्ण बयान है रॉबर्ट वाड्रा का। उन्होंने कहा है कि जब जब वो जनता की आवाज उठाते हैं, जब जब वो राजनीति में आने की बात करते हैं, तब तब आप लोग टारगेट पर ले आते हैं गांधी परिवार को भी और रॉबर्ट वाड्रा को भी, और एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधा सवाल यही है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने का खौफ है आप लोगों को इतना ज्यादा कि उसके बाद ही ये सब होता है? आप एक चीज मिस कर गए। उन्होंने ये भी कहा जब जब मैं मुसलमानों की, मिनॉरिटीज की आवाज उठाता हूँ तब हाँ। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, कान बड़े ध्यान से लगाकर सुन रहा था, कहीं कहीं से आवाज आ जाए रॉबर्ट वाड्रा की, कहीं उसने किसी देश के गरीब के लिए कभी आवाज उठाई हो, किसी गरीब के सिर पे छत मिल जाए इसके बारे में आवाज उठाई हो, किसी गरीब को कोई ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए इसके बारे में कभी आवाज उठाई हो। हाँ, ज़मीन चाहिए तो अपने लिए। कमाल का केस है, मतलब अगर इस केस को ध्यान से समझेंगे तो बहुत कमाल का केस है। एक कंपनी है, वो कंपनी रॉबर्ट वाड्रा जी को 7.5 करोड़ रुपया लोन देती है। रॉबर्ट वाड्रा जी उस कंपनी के पैसे से लोन एक ज़मीन खरीद लेते हैं। ज़मीन खरीद कर
उसका 24 घंटे के अंदर अपनी सरकार के द्वारा, जहां उनकी कांग्रेस की सरकार थी वहां पर राज्य में, हाँ। और केंद्र में दबाव डालकर 24 घंटे के अंदर लैंड यूज चेंज करा देते हैं और वापस से उसी कंपनी को 58 करोड़ रुपए, 58.5 करोड़ में जमीन 700 गुना दाम पे वापस उसी कंपनी को बेच देते हैं। और वो जो 7.5 करोड़ रुपए लिया था लोन, वो भी वापस नहीं जाता। तो इससे बड़ा तो कोई मामला हो नहीं सकता। सरेआम दिखता है कि किस प्रकार का मामला है, किस प्रकार जमीन का घोटाला हुआ, इस कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब जवाब तो उनको देने पड़ेंगे कि आपने अपना नहीं, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, क्या उनके राजनीति में आने का कोई डर है क्या आप लोगों को? मैं तो अभी कहा, शुरू में कहा, मेरे को तो कहीं से दूर दूर तक उनके कई पदों की आवाज़ तक नहीं सुना ये थी कि राजनीति में है या राजनीति में आने की बात है। हाँ, पिछले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव था तब वो अपने पोस्टर होर्डिंग उनके लगे हुए थे कुछ वहाँ यूपी में कुछ जगहों पे, हाँ माफ़ी, लगे हुए थे और उसमें वो अपनी फोटो चमका रहे थे प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने से पहले, जहाँ राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से पहले। तो वो कोशिश करते रहे अपनी तरफ से, परंतु मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कहीं राजनीतिक छाप या राजनीतिक उनके पदों की आवाज़ सुनने देती हो। मैं तो कान लगाकर बड़ी देर से कोशिश करूँ, कई सालों से सुनने की कोशिश करूँ, कहीं तो कहीं आवाज़ आएगी। ठीक है। हाँ, अब वो तो कांग्रेस पार्टी का फैसला है ना, वो जब उनको लाए नहीं लाए तो कांग्रेस का फैसला है। लेकिन अजय वर्मा जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जांच क्यों ना हो, मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं होनी चाहिए उनके खिलाफ जांच? नमस्कार रीमा जी, सबसे पहले तो आपके बात का भी जवाब दूंगा। और पहले मैं, मेरे भाई सरदार जी बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। अभी मैंने परसों रात अशोक श्रीवास्तव जी के प्रोग्राम में इनके झूठ को एक्सपोज किया। आज फिर ये झूठ बोल रहे हैं। जोर से बोलो, बार बार बोलो। मैं आपके बीच में नहीं बोला था सरदार साहब, मैं बोला, मैंने सुनते रहे, जब आपका मौका है तो जवाब। नहीं नहीं नहीं, अरे बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ इशारा किया भैया, बोला नहीं। अच्छा, अभी उनको कंप्लीट करने दीजिए। मैं बोला कब? ठीक ठीक, नहीं प्लीज प्लीज, मैं तो सिर्फ कहा कि मेरे को मौका मिलना चाहिए। प्लीज, हाँ मिलेगा आपको, अभी सारा आप ही ले लीजिए तो मैं बैठे रहता हूँ चुप। मैडम ये नहीं बोलवा। अच्छा बोलिए अजय जी, आप शुरू में ही मतलब एकदम फाइटर मोड में आ गए हो। इनके झूठ का एक्सपोज मैंने करा। 8000 गांव बता रहे थे जहाँ हिंदू नहीं है, नॉलेज होती नहीं है। अच्छा, परसों क्या हुआ मुझे नहीं पता, आज की बात करते हैं, आज के मुद्दे पर। आज इनका दूसरा झूठ सुन लीजिए, दूसरा झूठ सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने 7.5 करोड़ या 8 करोड़ में जमीन खरीदी। ठीक है, खरीद। इन्होंने कहा कि 24 घंटे में लैंड यूज चेंज हो गया। कागज दिखा दे, सोर्स बता दे, लैंड यूज का एक सिस्टम होता है, नोटिस होता है। 24 घंटे में ये किताब लेके बैठते हैं, झूठ की केवल एक्सपोज हो जाते हैं अपने आप को। तो तीसरी चीज मैं बताऊं, आप पूछ रही थी कि सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ। नहीं, वो आगे चलो ना, उस बात को आगे बढ़ाओ। वो 58.5 करोड़ में जमीन बेची नहीं बेची उसी को। अच्छा ठीक है, अरे नेशनल हेराल्ड पे ही बात कर लेते हैं ना। अब उन पर तो जो हो रहा है वो ईडी पूछ ही रही है। हाँ, सोनिया और राहुल पर आते हैं जरा। हाँ रीमा जी देखिए, नेशनल हेराल्ड के केस में भारतीय जनता पार्टी अपना पॉलिटिकल वेंडेटा और इनकी क्रोनोलॉजी है, चुनाव वो बिहार में चुनाव हारने जा रहे हैं और देश में इनका जो परिवर्तन, सब चीजें खुल रही हैं कि किस तरह से वो अडानी साहब के 56,000 करोड़ की जमीन अयोध्या में 13,000 एकड़ दे दी। नेशनल हेराल्ड में भी अडानी है क्या? केवल 200 करोड़ 500 करोड़ का नाम लेकर नेशनल हेराल्ड में भी अडानी है। हाँ है। ये आपने नया खुलासा किया अजय वर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। बोलिए, ये देश यही सुनना चाहता है। बताइए, नेशनल हेराल्ड में अडानी का क्या रोल है, वो बताइए। पैसे का लेन देन कोई ना सोनिया जी ने किया ना राहुल जी ने अडानी ने किया। आपको याद होना चाहिए, अडानी ने किया। PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्यवाही ईडी कर रही है। ये ईडी की कार्यवाही केवल प्रेरित है देश की सरकार की कलम से और भाजपा के IT सेल की कलम से। अरे समीर चौगावकर जी को जरा फ्रेम में रखिए। समीर जी, आपको पता था कि नेशनल हेराल्ड का संबंध अडानी से है? एक नहीं, ये खुलासा बड़ा किया है अजय जी। 1 मई ये बड़ा खुलासा जो हुआ है, अभी इसी पर रहते हैं जरा टिक्कर 1 मिनट। अब आप कांग्रेस के टाइम में 1 मई 1956 को ईडी का जन्म हुआ था, ईडी की स्थापना हुई थी और 56 से 14 तक के केस उठा लीजिए और 14 से लेकर 25 तक के केस उठा लीजिए। 5,422 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से कन्वेक्शन रेट केवल 0.46% है। तो सिवाय इनके कि और ईडी, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। आपने भी 3 सवाल जनता से पूछे थे। क्या मैंने जनता से सवाल नहीं पूछे थे, जनता के सवाल पूछे थे। जनता के सवाल आपसे पूछे थे, जनता से थोड़ा सवाल पूछे थे। आप भी कहाँ? मैं भी जनता
मैं भी जनता से जनता क्यों के सवाल सवाल पूछूंगी आपसे मैं? पूछ रहा हूं। जनता का शो है ये, जनता सवाल पूछ रही तीन है। सवाल जनता ने ही पूछे, मैं भी आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ। पूछिए। क्या ईडी केवल विपक्षी दलों के नेताओं के लिए, अपोजिशन के नेताओं के लिए है? नंबर 1, क्या ईडी बीजेपी के नेताओं के कब छापा मारेगी? शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, व्यापम घोटाले के शिवराज सिंह, रमन सिंह खाद्य घोटाला, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, इनके ईडी कब छापा मारेगी? इनके पोर्टल से भी नाम गायब हो जाते हैं। ईडी ये तीसरा सवाल, दो ही सवाल हुए हैं, दो सवाल हुए। तीसरा में कांग्रेस के लोग, अरे तीसरा सवाल क्या है? तानाशाही के खिलाफ सड़कों पे थे, सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़कों से थे। मोदी जी जब जब डरते हैं ईडी को आगे करते हैं। ये देश में तीसरा सवाल क्या है अजय वर्मा जी? जब जब डरते हैं ईडी को आगे करते हैं। तीसरा सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है हाँ। तीसरा सवाल ये है कि ईडी जो है ये कन्वेक्शन रेट में कितने लोगों को सजा कब तक तय करेंगी? 1-2 लोगों को, केवल झारखंड के 2 मंत्रियों को सजा सुनाई है आज तक के इतिहास में। 14 से लेके और 14 से लेके 25 तक 4 गुने मुकदमे आपने, लेकिन आपने आखिर ये क्यों हो रहा? 1956 में जो ईडी बनी वो तो आपने बता दिया, लेकिन नेशनल हेराल्ड में अडानी का क्या रोल है वो नहीं बता पाए आप। अब मैं समीर जी से ही पूछ लेती हूँ। आपने पूछा ही कब था? आपने ही तो अभी इतनी देर से, और क्या पूछ रही हूँ मैं कि क्या नेशनल हेराल्ड में जो घोटाला हुआ, घपला हुआ, जो देश की संपत्ति के साथ हुआ, सब कुछ जो फ्रॉड हो रहा है, जिसकी जांच हो रही है, उसमें भी अडानी का कोई रोल है? मैंने यही तो पूछा, आपने नाम लिया अडानी का इसलिए। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको 30 सेकंड में मैं बता रहा हूँ। 10 सेकंड में 10 सेकंड। मैंने आपसे ये कहा कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। जो प्रॉपर्टी उस वक्त की आज उसकी बढ़ी हुई है। अडानी साहब को जो 13,000 एकड़ लैंड अयोध्या की राम मंदिर की लैंड यूजेज चरा के उत्तर प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार ने दे दी, उसमें जो 56,000 करोड़ से भी अधिक का घोटाला हुआ है, उस पर ईडी कब जाएगी? और दूसरा, अडानी नहीं बोल पा रहे, फिर भी आपने हवा में अडानी का नाम लिया। चलिए समीर जी, अडानी क्या ईडी कब जाएगी? अच्छा, ये वो अलग मामला है, ये अलग मामला है। अब समीर जी बताएंगे। दूसरा नहीं, अब समीर जी बताएंगे। अरे रुकिए। प्रधानमंत्री जी के समीर चौहान जी, अजय वर्मा जी सुन लीजिए। नेशनल हेराल्ड का सर 1937 में नेशनल हेराल्ड जब बना था तो 5,000 इसमें शेयर होल्डर थे उस समय। और उसके बाद नेशनल हेराल्ड की क्या स्थिति बनती है? और जब 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद होता है, और कब बंद होता है? जब कांग्रेस की सरकार रहती है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, और तब कांग्रेस का मुखपत्र, कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड बंद होता है। और उसको करोड़ों रुपए की मदद कौन करता है? 90 करोड़ की मदद कौन करता है? कांग्रेस करती है मदद। कांग्रेस अपने खाते से 90 करोड़ की मदद करती है। क्या एक राजनीतिक दल एक प्राइवेट बॉडी को पैसा दे सकता है? एक तो गुना वो किया, और उसके बाद एक नई कंपनी बनती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर 36% लोगों की पार्टनरशिप होती है। जिसमें मोतीलाल वोरा भी रहते हैं, जिसमें सेन पित्रोदा भी रहते हैं, जिसके अंदर ऑस्कर फर्नांडिस भी रहते हैं। और वह कंपनी इसका अधिग्रहण कर लेती है। अधिग्रहण क्यों कर लेती है? कि वो कंपनी कहती है कि जो 90 करोड़ का लोन दिया है, हम आपका रिपे नहीं कर सकते। तो यह कहते हैं कि ठीक है, आपकी कंपनी हमको दे दीजिए। और उस कंपनी की जो 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, दिल्ली के अंदर है, लखनऊ में, भोपाल में, बम्बई में मरीन लाइन पे उसकी जो प्रॉपर्टी है, बम्बई में जो फैशन इंस्टीट्यूट जो बना हुआ है, जिससे लाखों रुपए का रेंट आता है, वो सारी कंपनी ट्रांसफर हो चुकी है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी में। ठीक है। जिसकी मालिकाना सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है आज की तारीख में। और ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कोर्ट में यही तो कहा है कि जब प्रॉपर्टी को देखने के लिए कंपनी बनाई गई, और इस कंपनी ने 2010 के अंदर अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है। ये प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का एक सुनियोजित योजना था। हाँ। कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी करोड़ों की संपत्ति उनको कोड़ियों के दाम में मिल जाए, और ईडी उसी की जांच कर रही है। तो मुझे लग रहा है इसी कारण ईडी ने आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी को बनाया है, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बनाया है। पर अब तो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अब कोई जांच नहीं हो रही है। 25 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होगी। अब मुझे लगता है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी का बचना मुश्किल है, क्योंकि जब चार्जशीट दाखिल है तो ईडी ने सारे सबूत चार्जशीट के अंदर दाखिल कर दिए होंगे। मेरे ख्याल से अजय वर्मा जी लाउड एंड क्लियर है, और ये अभी का मामला नहीं है। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू उनके बीच में जो पत्राचार हुआ था, अगर आपने अभी देखा हो, पढ़ा हो, लगातार अखबारों में भी छप रही हैं वो सारी डिटेल्स, तो पूरा खुलासा हो जाता है। वो अलग बात है, आपको कांग्रेस को डिफेंड करना है तो अलग है, लेकिन अखिलेश कटियार जी नेता है सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी के, दामाद रॉबर्ट वाड्रा है, चलिए उनका भी एक तरीके से लिंक है कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश यादव को क्या हुआ आज अचानक कि उन्होंने कह दिया ईडी को बंद कर दो? क्या हुआ ऐसा? रीमा जी, दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को और सारे पैनलिस्टों को हमारा प्रणाम।
मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ी आसान सी बात कही कि जब सरकार के हर एक काम की देख रेख के लिए, संचालन के लिए अलग अलग संस्थान बने हुए, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, बाकी चीजें हैं, हाँ। तो ईडी जैसी संस्था का उपयोग नहीं दिखता। और बीते ये 70, 50, 60 सालों में जो भी, जब से भी ईडी ये बढ़ी है, उसके बाद हम पीछे 15-20 सालों में जो हमने एक्टिविटीज देखी है, चाहे आप केजरीवाल के खिलाफ हो, संजय सिंह, भदौरिया, जैन, हेमंत सोरेन, भदौरिया, और इसके बाद वो भदौरिया और हेमंत सोरेन, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए रीमा जी, बड़े पैमाने पर नेता जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी, और वो लोग चले जाते हैं, फिर ईडी की जांचें बंद हो जाती है। तो देश की जनता भी अब ये नहीं चाहती है कि इस तरीके के दुरुपयोग, राजनीतिक गलत मानसिकता से उपयोग करने वाली कोई बॉडी रहे। तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस तरीके की संस्थाओं का कोई उपयोग नहीं है, ये नेताओं के साथ सरकार की गलत मानसिकता को हिसाब से उपयोग किया जाता है। ये किसने बताया? ये बात किसने बताई कि देश की जनता नहीं चाहती है कि ईडी हो? अब ये बात कैसे पता लगी? आप इस देश में जिनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी रही, हाँ। और वो नेता जब भाजपा में चले गए तो उनकी इंक्वायरी बंद होगी, इससे तो सहमत है आप? नहीं, जनता चाहती है कि ये कैसे पता लगा कि जनता चाहती है ईडी को बंद किया जाए? जब तक वो खिलाफ थे तब तक इंक्वायरी थी, और जब वो बीजेपी में चले गए तो डिटर्जेंट। अरे सर, वो आपका आरोप है, वो आपका आरोप है, वो राजनीतिक आरोप है। जनता चाहती है, ये कैसे पता लगा? आप जनता से सहमत है या नहीं? जनता ये चाहती है। अरविंद केजरीवाल हो, ससोदिया हो, ये जैन साहब हो, बाकी नेताओं पे अभी तक कोई आरोप तय नहीं कर पाए। अखिलेश कटियार जी, अगर जनता ये चाहती कि ईडी को बंद कर दिया जाए तो दिल्ली में बम्पर वोट देती आम आदमी पार्टी को, सिंपैथी देती आम आदमी पार्टी को, जिता कर लाती आम आदमी पार्टी को। अगर जनता ये चाहती कि ईडी जो कर रही है गलत कर रही है और ईडी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन जनता ने दिल्ली में क्या मैंडेट दिया? इसका मतलब ईडी के साथ है जनता और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है जनता। तो जनता को क्यों बीच में ला रहे हो आप? जनता को मत लाओ बीच में, अपनी बात करो आप। नहीं, ईडी ने जेल में डाल दिया, आरोप तय कर दिया, ये इन्होंने चोरी की थी, हो गया क्या? मैं तो जनता की बात कर रही हूँ सर। जनता क्या चाहती है ये तो वोट से पता लगता है। जनता पार्टी, आपने जब सवाल किया तो ये लोग जेल चले गए क्या? आरोप तय हो गए क्या? जनता क्या चाहती है ये वोट और सरकार से पता लगता है। जनता जिसको वोट देती है उसके साथ होती है, जिसको वोट नहीं देती उसके साथ नहीं होती। रीमा जी, 7 साल, 8 साल, 10 साल आप लगा देते हो इंक्वायरी करते हुए और कोई परिणाम नहीं आता, तो इसको कैसे समझा जाए रीमा जी? मैं कह ही नहीं, आप जो कह रहे हो आपकी बात का जवाब आरपी सिंह जी देंगे, लेकिन आप जनता ये मत कहो कि जनता चाहती है ईडी बंद हो जाए। जनता ने ऐसा कोई मैंडेट नहीं दिया है। ऐसी संस्था जिसका सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोग होता हो, उस संस्था को बंद कर दिया ये आपका कहना है। बात तो मेरे नेता माननीय ये आपका कहना है। बिल्कुल मैं समझ गई, आपका कहना है, अखिलेश यादव का कहना है, लेकिन जनता ये कह रही है, ऐसा मत कहिए। और आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी का बयान है अप्रैल 2013 का, जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्टता से कहा कि कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तो अखिलेश जी को एक बयान सीबीआई के खिलाफ भी दे देना चाहिए था। ये बयान है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। असल में क्या है कि जिसको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जिस पर कोई छापा मारे या जिसकी जांच करे, उसको तकलीफ होती है। जो मूल बात है उस पर नहीं आ रहे कि एक 50 लाख रुपया, फिर जैसे वहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा ने कि यहाँ पे भी ऐसे ही खेल हुआ, 50 लाख रुपया एक बड़ी कंपनी से लिया उधार, उससे बनाई यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बना ली, जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी उसमें 76% के स्टेक होल्डर हैं, बाकी छुटपुट स्टेक होल्डर उनके ही अपने पार्टी के 4-5 लोग बना दिए। एक कंपनी थी एजीएल जिसमें लगभग 1057 शेयर होल्डर थे, उनसे कोई एजीएम नहीं कराई, उनसे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कराया, और 90 करोड़ रुपए का लोन ले लिया कांग्रेस पार्टी से। हालांकि वो आज देश में नहीं दुनिया में अपने आप अनूठा एग्जाम्पल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक इंडिविजुअल कंपनी को या किसी कंपनी एंटिटी को पैसा दे रही हो। 90 करोड़ रुपये लोन दिया, उस लोन के एवज में
उस कंपनी ने अपने पूरे के पूरे अधिकार दे दिए यंग इंडिया लिमिटेड को। ये कैसा लूट है? और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो 50 लाख रुपए जो लिया था उससे कंपनी बनाई थी। वो खेल हुआ कि उस 50 लाख के सर के ऊपर वो भी जो कि लोन ले रखा है एक बड़े देश के बड़े इंडस्ट्री से, अभी अडानी की बात कर रहे थे ना, एक बड़े इंडस्ट्री से देश वो 50 लाख रुपए लोन लिया था। ऐसे ही वो बड़े एक जमीन के व्यापारी से वाड्रा ने लोन लिया था। केस की मेरिट जो है उस पर तो किसी को वही नहीं है ना, यकीन तो सबको है, सारी चीजें सामने हैं। एक सेकंड दे दीजिए। तो वो क्यों लिया? कि आपको संपत्ति हड़पनी थी। वो 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी वो हड़पनी थी। वो कहते नहीं वो तो कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल है, पर कंपनी पर अधिपति किसका रहेगा? उस कंपनी को मालिकाना हक किसका रहेगा? राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। अरे एक मिनट रुको, मैंने टोका नहीं आपको एक बार भी। तो वो किसका रहेगा? वो उनका रहेगा। वो क्या करेंगे? इस पे जो लोन लेना है या उस पे मैंने जो किसी को आगे लोन देना है, सब फैसले वो करेंगे। अभी वो मामला भी आया कि एक विज्ञापन का बोगस विज्ञापन का मामला आ गया, एक बोगस लोन का मामला आ गया। अरे आप कोई 50 करोड़ रुपए उस कंपनी से आगे दे चुके हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पर कुछ और है आरपी सिंह जी और अजय वर्मा जी और अखिलेश जी। हाँ क्या? जी मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आरपी सिंह साहब से, वो जो केस की तकनीकी बातें हैं उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आपने इस देश में ईडी के माध्यम से आपने जिन नेताओं पे, चाहे केजरीवाल साहब हो, आम आदमी पार्टी को, हेमंत सोरेन हो, उन नेताओं पे कार्रवाई करी और उसका परिणाम आज तक जनता को नहीं बताया। मैं जवाब दूंगी इसका। जिन नेताओं के खिलाफ, मुझे सवाल पूरा करने दे, जिन नेताओं के खिलाफ चाहे हेमंत शर्मा हो, चाहे छगन भुजबल हो, ये सारे नेता, ईडी की कार्रवाई चलती रही। जिस दिन आपकी पार्टी में शामिल हो गई ईडी बंद हो गई। तो ऐसा अन्याय आप क्यों करते हैं? ऐसी संस्थाओं का दुरुपयोग आप क्यों करते हैं? इसका जवाब दे दीजिए। चलिए इसका जवाब लेते हैं पहले, आरपी सिंह जी दे दीजिए, क्योंकि बार बार ये सवाल उठेगा। मेरा ये चैलेंज ले लें, कोई भी एक भी मुकदमा बंद नहीं हुआ। और मैं आपको आगे कह रहा हूँ, अखिलेश जी ध्यान से सुनिएगा। अरे सुनिए ना, आप अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, किसी को हायर करिएगा। आप शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ हायर करिएगा, मुकदमा लड़िएगा, पैसे मैं दूंगा, जीत के तो मेरा नुकसान, हार के तो दुगने लूंगा। ये समझ लीजिएगा बात। आरपी सिंह साहब, जब तक सरकार रहेगी तब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक समय से ही चलेगा। अब आप लेके आइए जरा अजय वर्मा जी को फ्रेम में। ठीक है। अजय वर्मा जी, मैं फिर आ रही हूँ उसी सवाल पर। आपने पूरा केस भी बता दिया, मेरिट भी बता दी, समीर जी ने पूरे केस के बारे में सब बता दिया है ना। केस के बारे में मुझे चर्चा ही नहीं करनी, ईडी का काम है, कोर्ट का काम है, एजेंसियों का काम है, अपने आप वो पूछेंगी, पूछताछ में निकलेगा क्या निकलेगा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये सड़कों पर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस लिए? और रॉबर्ट वाड्रा के लिए क्यों नहीं कर रहे हो आप प्रदर्शन? वो भी तो दामाद है कांग्रेस पार्टी के। सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए ही आंख में आंसू क्यों है कांग्रेसियों के? ऐसा है, देश को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए और अपना दिमाग पलटने के लिए मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति से 23 लोगों ने बलात्कार किया, काशी को शर्मसार किया। अजय वर्मा जी, सवाल सुना आपने? और दुर्भाग्यपूर्ण है ये सवाल सुना आपने? बचाने के लिए सड़कों पर कांग्रेसी आज संग्राम क्यों कर रहे थे? देश की सड़कों पर, देश की सड़कों को आज युद्ध स्थल क्यों बनाया था? ये मेरा सवाल है, फिर से सुन लीजिए सवाल। कासगंज में 11 लोगों में एक बीजेपी का नेता अखिलेश प्रताप सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जांच क्यों ना हो? फिर सवाल सुनिए, बेटी बचाओ, फिर सवाल सुनिए अजय वर्मा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर सुन लीजिए सवाल। रीमा जी, आप भी एक बेटी है इस देश फिर से सवाल सुनिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको पीड़ा नहीं होती? सवाल सुनिए, सुन लीजिए, जांच आप करिए, जांच आप कर लीजिए। तो फिर ये सड़कों पर संग्राम क्यों हो रहा है? नहीं, सोनिया गांधी जी को और राहुल जी को और वाड्रा जी को आप जेल भेज दीजिए। पिछले 20 साल से आप पे जेल नहीं भेजा गया, आप भेजिए तो सही, आपने साबित करके जेल भेज दीजिए। आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से जो भाजपा की मुखौटे चेहरे के रूप में काम करती हैं, आप इन्हें जेल भेज दीजिए और ये देश की जनता, हाँ, अगर दोषी पाए जाएंगे तो जेल भी जाएंगे।
अगर दोषी पाए गए तो जेल जाएंगे, वो तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, ये बेसिक चीजें समझ क्यों नहीं आती है कांग्रेस के नेताओं को? आज तक आपने कितने लोग जेल भेजे हैं? आपने मतलब किसने? पता है क्या कोर्ट जेल बेचती है? अरे समीर जी, आप तो मुखौटा चेहरा सेल कंपनी के रूप में पत्रकारिता को कलंकित करने का काम करते थे। आप तो कलम के सिपाही हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है आप देश हित में बोलते, लेकिन आप उसी उन्हीं टेक्निकल चीज बता रहे हैं आपको, जो आपको भी पता होगी। वो देश के बच्चे को पहली क्लास में जो बच्चा पढ़ता है ना, उसको भी पता होता है कि जेल कौन बेचता है। कोई पार्टी जेल नहीं भेजती किसी को, लेकिन अजय वर्मा जी को नहीं पता। 2019 से लेकर 2024 के बीच 4,667 नए मामले केवल 5 साल में ईडी ने दर्ज करे हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। 5,297 मामले दर्ज हुए हैं। तो भ्रष्टाचार करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग करोगे तो केस दर्ज होगा। जो 2004 से लेकर 2014 नहीं है, 2014 से लेकर 2024 तक हो रहा है। कोई भी नेता क्यों नहीं है? ये सहयोग है या प्रयोग है? मोदी को मैंडेट मिला है 2014 ये सहयोग है या प्रयोग है? मैंडेट नहीं मिला है। 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देश के, इसलिए मैंने ना। अरे ये हिटलर की जो एसएस फोर्स थी, अब ये वो भी जो है जर्मन में यही काम करती थी, अपोजिशन के लोगों को फंसाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे। मेरे ख्याल से सारा इतिहास आप मेरे ही शो में पढ़ के जाते हो और हमें ही आपको पढ़ाना पड़ता है। अब सुनिए एक मिनट, ये जो सहयोग और प्रयोग की बात हो रही है अजय वर्मा जी, ये देश के प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार में ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की और 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की। तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे प्रधानमंत्री, ये मैं मनमोहन सिंह के समय की बात बता रही हूं। तब ये संयोग था या प्रयोग था ये भी नहीं पता। इसमें विपक्ष के कितने नेता थे ये भी आपको पता होगा अजय वर्मा जी। ये मुखौटा था उस वक्त। लेकिन 2014 से 22 तक ईडी ने अब तक करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जो कि देश की पाई की कमाई से भ्रष्टाचारियों ने हड़पी हुई थी। और ये सिर्फ राजनेता नहीं, और भी अलग अलग फ्रंट के लोग थे। तो अब ये प्रयोग है या संयोग है अजय वर्मा जी? कौन करता था? क्यों बनाई थी 1956 में ईडी आप लोगों ने? जवाहरलाल नेहरू ने ईडी की स्थापना क्यों की थी अजय वर्मा? लोगों के खिलाफ जो सरकार के जवाहरलाल नेहरू ने ईडी की स्थापना क्यों की थी 1956 में? जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं, ये इनकी तरह नहीं है जो सरकार कंपनी बन के बैठे हैं, पत्रकार कलम भी बेच दी। पत्रकार से आपको दिक्कत है तो होती रहे, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने ईडी की स्थापना क्यों की थी? मैंने तो आपके सवाल का जवाब दे दीजिए। कहाँ दे रहे हैं? कांग्रेस आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए शो में आए हैं, मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं आए अजय वर्मा जी। आप मुझसे पत्रकारिता मत करिए यहाँ पर, मुझे सवाल पूछने दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। देंगे जवाब? सवाल पूछे जाए। 1956 में ईडी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने क्यों की थी, जब ईडी से इतनी नफरत थी? ये जनता ने पूछा है, ये जनता तो पूछा है। पानी अजय वर्मा जी आज फंस गए। अभी आरपी सिंह जी को फंसा रहे थे, लेकिन खुद ही फंस गए अजय वर्मा जी आज शो में। देखिए एक निवेदन मेरा है छोटा सा। मैं कहीं नहीं फंसता। अजय वर्मा सुथरी चीज बात करिए। अजय वर्मा जी अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, अच्छा आप फ्रीज हो गए, मैं वापस लौटती हूं, ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। ब्रेक और हमारे रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेज दीजिए। कब भेज रहे हैं जेल, आप बताइए। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए अजय वर्मा जी जल्दी से बताइए। 1900 अरे जूस पी रहे हैं अजय वर्मा जी। प्यास लग गई। अजय वर्मा जी 1956 में ईडी क्यों बनाई थी जवाहरलाल नेहरू ने, जब ईडी से इतनी नफरत थी? आपसे भी सवाल है, अखिलेश कटियार जी से सवाल है, पहले आपसे जल्दी बताइए। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि 56 से लेके 2014 तक के मुकदमे और उसका कन्वेक्शन रेट देख लीजिए, और 14 से लेकर 25 तक का रेट और मुकदमे देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे।
नरेंद्र मोदी जी और इस सरकार में तानाशाही में किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ नहीं होते, बल्कि वो शुद्ध हो जाते हैं। ईडी पोर्टल से नाम शुभेंदु अधिकारी का भी हट जाता है, अजीत पवार का भी हट जाता है, और जब डिप्टी सीएम बनने के बाद 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी रिलीज हो जाती है। इस पे ना तो ये चौगांगर साहब बोलेंगे, ना आरपी सिंह जी बोलेंगे, ना आप बोलेंगी, क्योंकि सरकार की कच्ची हो रही है, सरकार की पोल खुल रही है, इनकी नकलियत दिख रही है। इनका जो सोना जैसे दिखता है ना, असली पानी कर रहे थे। उसी जवाहरलाल नेहरू जी के दामाद थे फिरोज गांधी। उन्होंने जब जीप घोटाला उजागर किया था तो नेहरू ने घर पर उन्हें डांटा था कि लोकसभा में इसलिए नहीं हो कि मेरे मंत्रियों को आप एक्सपोज करोगे। दामाद साहब ने घर छोड़ दिया था। एक वो दामाद थे फिरोज गांधी जिन्होंने अपने ससुर साहब के खिलाफ लोकसभा में जीप घोटाला उठाया और अपना घर छोड़ चले गए थे। और एक ये दामाद है जो अपने सास ससुर के दम पर करोड़ों की जमीनें अंदर करते हैं। फर्क है, नेहरू के समय भी दामाद थे जिन्होंने नेहरू जी को आंखें दिखाई थी, बताया था कि आपकी सरकार में कितना भ्रष्टाचार है। क्या नेहरू जी ने कार्रवाई की थी मंत्री के ऊपर? चौगवांकर साहब, 8 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था जय शाह जी का कार्यभार, 80 करोड़ से पहुंच के अब 800 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। आपको फिरोज गांधी के बारे में बता रहे हैं, आप कहां लेकर आ गए? अच्छा, ये दिक्कत है कांग्रेस के साथ। जवाहरलाल नेहरू पर चर्चा नहीं करनी, इंदिरा गांधी पर चर्चा नहीं करनी, फिरोज गांधी पर चर्चा नहीं करनी, राजीव गांधी पर चर्चा नहीं करनी, कांग्रेस की किसी बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा करते हैं, हाँ, कितना दुर्भाग्य है कि दिवंगत आत्माओं पे आप चर्चा करते हैं। वर्तमान पे जो मक्खन खा रहे हैं उन पे चर्चा करने में आपको हिचक होती है, क्योंकि आपका चश्मा जो है, समीर जी का चश्मा भाजपा के चश्मे से कनेक्ट है। ये वहां से मिला हुआ चश्मा है इनका, इसलिए उन पे चर्चा करेंगे। इनके लिए जोशी जी से लिखा हुआ पत्र आ जाता है, जोशी जी जो लिखते हैं पूरे देश में, वही काम चल रहा है। तो ये रूल बन जाना चाहिए कि दिवंगत आत्माएं इतिहास के पन्नों को काले करके अगर चले गए हैं देश से और देश को इस राह पर पहुंचाकर चले गए हैं, उनके कुकर्मों पर कभी भी बात ही नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, और मैंने कुकर्म कहा है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में बहुत सारी ऐसी बातें दर्ज है जिसकी वजह से देश जो है वो बहुत ज्यादा नीचे देखता था पहले, लेकिन उस पर बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दिवंगत आत्माएं हैं। कहने पर फांसी हुई, ये माफी वीर झंडा फहराने में वामन साहब लग गए। आप उनकी तरफदारी रिवाजी ना करें तो अच्छा है। बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। काशी को कलंकित करा था पहले 4 लोगों ने बलात्कार करके, अब 23 लोगों ने बलात्कार करा। आप भी महिला है, आप पता नहीं कब आवाज उठाएंगी महिलाओं की, मुझे बड़ा निंदनीय लगता है। ठीक है, प्रियंका गांधी बोलती है क्या? छोड़िए, ये ट्रैप में नहीं आना है, ये ट्रैप में नहीं आना, एक ट्रैप में नहीं आना। आरपी सिंह जवाब देंगे, फिर अखिलेश कटियार। ओके, आरपी सिंह जी। देखिए, मुझे तो प्रमोद तिवारी जी को बयान याद आ रहा है। वो कहते हैं गांधी परिवार पर कोई भी कार्रवाई कैसे हो सकती है, गांधी परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। हाँ, ये उनका बयान था। तो इनके तो गले से नहीं उतरता, तभी तो कह रहे हैं कि आप एक्शन लेकर देखो, आप कानून कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर देखे। ये कह रहे हैं ना अजय वर्मा जी कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर देखे। असल में क्या है कि इनके दिमाग में ये जो परिवारवाद घुसा हुआ है, जो डायनेस्टी घुसी हुई है, ये जो स्पेशल स्टेटस घुसा हुआ है, ये तंग कर रहा है। ठीक है, और इसके चलते मैंने कहा ना, घोटाले करना, बेईमानी करना, ये इनकी फितरत बन गई है। इसलिए तो मैंने कहा कि वो जो कई करोड़ रुपया उन्होंने बोगस रेंट दे दिया, कई करोड़ रुपए का बोगस विज्ञापन दे दिया, कई करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। अरे टोका नहीं मैंने अजय वर्मा, अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको एक बार नहीं टोका, आपने बहुत बकवास करी, मैंने सुनी सारी आपकी सुनी आपकी सारी बकवास मैंने एक बार नहीं टोका आपको, समझे नहीं? ये डिबेट का तरीका नहीं रीमा की, इसलिए जब आपका मौका था आपने पूरा बोला। ध्यान से सुनिएगा अगली बात। मूल बात यह है कि भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कार्रवाई होगी, देश के कानून के अनुसार से होगी, वो कोर्ट के फैसले के अनुसार से होगी। इनको कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करने का अधिकार है। उसके बाद फिर सरकार को अगले कोर्ट में जाने का अधिकार है। तो ये मामला कोर्ट का है, ठीक है, संविधान का है। और इनको तो संविधान में विश्वास नहीं है, इनको तो अम्बेडकर जी के संविधान पे थोड़ा विश्वास है। इनको तो परिवार की चिंता है, परिवार तय करेगा, परिवार पे कोई आक्षेप नहीं लगा सकता, परिवार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, अखिलेश कटियार जी, सवाल यही है कि लोकतंत्र खतरे में, ये टैगलाइन बना करके विदेश में जाते हैं राहुल गांधी, और देश में परिवार तंत्र को बचाने के लिए कांग्रेसी संग्राम करते हैं। अब ईडी जांच करे, कोर्ट के ऑर्डर से बेल पर रहे वो, मतलब अब आपको ये पूरा केस पता ही होगा ना अखिलेश कटियार जी, इतनी सारी किताबें आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ। 2012 में क्या हुआ, फिर 2013 में यूपीए के ही शासनकाल में हुआ सब कुछ।
कोर्ट के ऑर्डर पर ही हुआ सब कुछ, जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ सब कुछ। तो इसमें कहीं पर भी ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा की बात की जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि 2012 में कहां से वेंडेटा आ सकता था बीजेपी का, 13 में कैसे आ जाता है जब सरकारी मनमोहन सिंह और कांग्रेस यूपीए की थी। तो ये सब कुछ तो तब हुआ। अब अगर बेल पर हैं, अब अगर चार्जशीट हो गई है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बचाव में नहीं आना चाहिए था। नहीं रीमा जी, हम किसी के बचाव में नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसे ईडी ने बहुत सारी कंपनियों पे छापेमारी की, इसके बाद उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को मोटा मोटा चंदा दे दिया। इसके बाद उनके खिलाफ जो जांच थी वो बंद हो गई। तो इस देश ने वो देखा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के 1 साल पहले तक जो इस देश में चला, उससे इस देश की जनता के दिमाग में सवाल आता है। फिर आप जनता को ले आए इस तरीके से दूरदर्शन के सर, जनता को मत लाओ बीच में। जनता नहीं पूछ रही कोई सवाल, जनता तो वोट देती है। नहीं, मेरा ये समाजवादी पार्टी का सवाल है। ये कहिए कि आपकी पार्टी सवाल पूछ रही है, ये मत कहिए जनता सवाल पूछ रही है। आपने इस देश में ये होते देखा है या नहीं? इस देश ने देखा है ना कि ईडी छापा मारने जाती है, फिर वो कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को मोटा चंदा देती है, फिर उन कंपनियों के खिलाफ जांच बंद हो जाती है। आपका तो ऐसी जो व्यवस्था उससे इस देश के दिमाग में ये बात आई है कि कहीं संस्था का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। मैं तो ये सवाल है जो जनता के दिमाग में बैठा हुआ है। तो मेरा ये निवेदन है कि आरपी सिंह साहब इस पर जवाब दें। नहीं, आरपी सिंह जी तो जवाब दे ही देखिए, अखिलेश यादव के समय शासन कैसा चलता था कि जब आजम खान की भैंसें चली जाती थी तो पुलिस डिपार्टमेंट आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए चल जाता था। और अब योगी आदित्यनाथ का शासन कैसा है वहां पर, और जिन अपराधियों और आतंकवादियों को प्रवक्ता नंबर 2 लिख दीजिए इनके साथ, चुप नहीं बैठ सकते आप। मेरा सवाल आरपी सिंह से है, आरपी सिंह जी से है, आप क्यों जवाब दे रहे हैं भाई? और अखिलेश यादव आज मुसलमानों की राजनीति करते हैं और यादवों की राजनीति करते हैं, और आज ममता बनर्जी के साथ भैंस और बकरी और मुर्गी पे ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब देंगे। भैंस मुर्गी पे ओके, एक सेकंड अखिलेश जी, जब इस देश ने इस खेल को देखा, पहले ईडी जाएगी, एक सेकंड छापेमारी होगी, ठीक है, फिर मोटा चंदा आएगा, ठीक है, फिर छापेमारी से मुक्त हो जाएंगे। अखिलेश जी सुनिए, आपके यहाँ पे वो लाइट बार बार ऑफ ऑन हो रही है, उसको ठीक कर लीजिए। तब तक कोई लाइट ऑफ ऑन नहीं हो रही है। अरे सुनिए, अब आप अंधेरे में हो गए। स्टूडियो का ही मामला है, मेरे यहाँ लाइट एक जैसी है। अरे सर, स्टूडियो का मामला कैसे होगा? आपके फोन का मामला है ना, आप स्टूडियो में थोड़ा बैठे हो, आप अपने घर पे बैठे हो ना। आपके यहाँ एकदम लाइट आती है, फिर आप देखिए, खुद देखिए फ्रेम में, कभी एकदम ब्लैक हो रहा है, कभी व्हाइट हो रहा है, वो थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, सारे मामले को लेकर ये रीमा जी, आप हमारी आवाज खराब कर रही हैं ताकि जनता तक सत्यता की बात नहीं पहुंचे। मैं आवाज की तो बात ही नहीं कर रही, लाइट की बात कर रही हूँ। लाइट आ जा रही है उनके यहाँ पर, आवाज का मैंने कब कहा कि आवाज खराब है? अजय वर्मा जी अलग ही मूड में आज। ये कई दिन से इसी मूड, अब ये कई दिन तक इसी मूड में रहेंगे क्योंकि उनको पता है इनके नेता का जेल जाने का टाइम आ गया। खैर, कांग्रेस का समय खराब चल रहा है अभी। आवाज खराब नहीं, कांग्रेस का समय खराब चल रहा है। चलिए मूल बात पे आते हैं। आपने सारा मुद्दा अभी चुनाव में उठाए थे ना जी, उसका जनता ने मैंडेट दिया, उस पर जनता ने अपना जवाब दे दिया उस सारे मुद्दों पर। परंतु आपको तो पता नहीं कहाँ से कभी भविष्यवाणी होती है। जनता ये चाह रही है, जनता ये चाह रही है कि बताया जाए कि किस प्रकार से 50 लाख रुपया किसी उद्योगपति से लेकर आपने 2,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे ली। मैं उस उद्योगपति का नाम लेना चाहता, कोई ये राजनीतिक डिबेट है, परंतु लिया और वो 50 लाख वापस भी नहीं दिया। जब पूछा जाता है कि अरे एक रुके ना, वो उद्योगपति अजय वर्मा जी जरा आपको दे देगा क्या 50 लाख रुपया? मैं चैलेंज देता हूँ, वो राहुल गांधी सोनिया गांधी को दे सकता था और उस समय दे सकता था जब सरकार उनकी थी, क्योंकि उनको ऑब्लाइज करना था। सीडी आप लिखी हुई किताब ले आते हैं, कुछ नया लिया है। अरे सुनिए, अखिलेश कटियार जी काउंटर सवाल है तो जल्दी पूछिए, फिर मैं अजय वर्मा जी का रुख करूंगी। अखिलेश कटियार जी, जवाब मिल गया ना आपको आरपी सिंह जी का? नहीं, मैं सवाल का जवाब कहाँ मिला? सिग्नल कट रहे हैं क्या? हमारे प्रॉब्लम है क्या कि किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग करके ईडी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़, अब आप देश की बात कर रहे हो, जनता के दिमाग में अब जब आप देश की बात कर रहे हो अखिलेश जी, अच्छा ठीक है, दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरी इतनी सी बात,
हाँ, इतनी सी बात मैं भी बता देती हूँ। अब क्योंकि समीर जी देश की बात हो रही है और जनता की बात हो रही है, तो देश ये भी देखता है कि ईडी छापा मारने जाती है, बिस्तर उठाती है, नोटों के बंडल निकलते हैं। ईडी जब जाती है तो लोग थर-थर कांपने लगते हैं कि अब अपने घर में पड़े हुए करोड़ों रुपए वो कैसे उनका, हाँ, ये ईडी का डर इसलिए है कि पता ही नहीं लगता कब छापा पड़ जाएगा और क्या निकल आएगा घरों से। कांग्रेस के सांसद के घर से 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति पाई जाती है। एग्जैक्टली, जानकारी लीजिए उसकी आप। ये बाद में क्लियर हो गया तो बीजेपी का करता सपा का नहीं। वही तो अखिलेश जी, देश ये देखता है कि बंगाल में क्या हो रहा था। अरे वो आप ही देश ने ये भी देखा छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था। देश जानता है, वो आपके मुख्यमंत्री जी का ही आदमी था, माननीय योगी जी का। सपा से उसका कोई रिश्ता नहीं था। आप यूपी पर आ गए, बयान दे रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय वर्मा जी, आपके अगर आरोप खत्म हो गए हो तो मेरा फिर वही सवाल है आपसे कि देश जो है वो कानून के हिसाब से चलेगा। जब आप बेल मिलती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो आप उसका स्वागत करते हैं। वक्फ के मामले पर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि चलिए हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अब कोर्ट के आदेश पर ही अगर ईडी कार्रवाई कर रहा है, कोर्ट के आदेश पर ही नेशनल हेराल्ड की जांच हो रही है, कोर्ट के आदेश पर ही ये पूरा मामला खुलासा हुआ इसका, तो फिर ये कोर्ट में अंतर है क्यों है? एक बार कोर्ट सही है, दूसरी बार कोर्ट गलत है। परिवारवाद मतलब इतना हावी हो जाता है क्या? ये देश जो है बाबा साहब के संविधान से चलता है। हाँ। ये देश मोदी जी के संविधान से नहीं चलता। बाबा साहब के संविधान से को समझा दो ये बात प्रमोद तिवारी को समझा दो आप, दर्शक मंडल के जो कहते हैं कि नहीं गांधियों के लिए, गांधी के लिए समझाने लगा होगा। अच्छा, गांधी पर देश का आप जो है जोशी जी की किताब लेके अजय वर्मा जी, ऐसे बार आप किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे इस तरह से। रट्टा लगा रखा है आपने, हर शो में आते हैं जोशी जी की स्क्रिप्ट, जोशी जी की स्क्रिप्ट। क्या होता है ये? क्या है ये तमाशा आपका? हर बार की थिएटरिक आपकी खत्म ही नहीं होती। समीर चौगांवकर कुछ बोलेंगे तो जोशी जी की स्क्रिप्ट है। सुन लीजिए जरा, नहीं आपको सवालों के जवाब देने नहीं है, आपको हिस्ट्री पढ़ के आना नहीं है, रिसर्च करके आना नहीं है। दूसरी चीज सुन लीजिए, 5 बातें हैं वही रटते रहते हैं पूरे शो में। रिसर्च से हमारी रिसर्च से आप उसको झुटला। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सवाल उठाया, जो भाजपा के सांसद हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सवाल उठाया, वो भाजपा के ही सांसद हैं। उनका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया में कि उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से देश को खतरा है। मोदी जो है सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ सांसद है? भारतीय जनता ट्रंप पार्टी के सामने चोर की तरह बैठे थे। और सतपाल मलिक की भी सुन लीजिए जरा। तो देखिए, आप ये बताइए, सोनिया जी को, राहुल जी को, वाड्रा जी को कब आप जेल भेज रहे हैं? आप कह रहे हैं भ्रष्ट हैं, घोटाला तो जेल भेज रहे हैं। 25 तारीख को अदालत से पूछिए, अदालत से पूछिए कब जेल भेजेगी वो। अरविंद केजरीवाल सुब्रमण्यम चौकबार साहब, आप जज है क्या? आप जज है क्या? आपने देखा नहीं न्यायपालिका? आपने देखा नहीं कि किस तरह? सुनो, बीच में मत बोलो, डिस्टर्ब मत करो, डिबेट को डिबेट मत करो। आप यहाँ कॉपी लेके आ जाते हैं, डिबेट को डिबेट देखो फिर से कॉपी लेकर आ जाते हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में अजय वर्मा जी, और मुझे लेकर आइए जरा फ्रेम में 1 मिनट। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्या 15 करोड़ रुपए मिलते हैं? जो मनी प्रबंधन लेंस का मामला है, वहां पर ईडी है। अजय वर्मा जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, 1 मिनट, सारे गेस्ट म्यूट है। कमेटी कर रही है उसमें। अजय वर्मा जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सिंसियर और सीरियस हो जाइए अब जीवन में भी और चैनल पर भी बैठ करके। आपको आप एक सीरियस नेता है इसी तौर पर और प्रवक्ता है, इसीलिए आपको चैनल्स बुलाते हैं और इसीलिए मैं भी आपको बुलाती हूँ। लेकिन अगर आप रोज एक ही बात का रट्टा लगाते रहेंगे तो मैं ही नहीं, चैनल्स भी आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। अब आपको अपनी इमेज खुद देखनी है कि आप एक सीरियस प्रवक्ता बनना चाहते हैं या थिएटरिक कर करके अपनी हंसी उड़वाना चाहते हैं। आप हर रोज आप वही 5 बातें लेकर के आ जाते हैं। किसकी स्क्रिप्ट है, किसका मुखौटा है ना, आप ये बता पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर विश्वास है या नहीं है, संविधान पर भरोसा है या नहीं है। एक सवाल का जवाब नहीं दिया पूरे शो में आपने। आप कह चुकी हो, फिर वही बात आ जाएगी अब आपकी, किसकी स्क्रिप्ट है, किसका मुखौटा है। आपकी इजाजत हो तो नहीं। आपको नेशनल हेराल्ड क्या मामला है इसके बारे में एबीसी कुछ पता है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को साइड में रखिए, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर मुझे बात नहीं करनी है। उनका इस केस से कोई योगदान नहीं है।
सब पता है। आपको नेशनल हेराल्ड के बारे में क्या एबीसी पता है? क्या केस है ये नेशनल हेराल्ड? आपको पता है इसके बारे में? हाँ, मैं बताइए, मैं बताना चाहता हूँ बताइए कि नेशनल हेराल्ड क्या है? हर मामले में जो टीपी जब टीपी हट जाता है, वो हर मामले में जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी 5000 बार नाम लेते हैं, आप उनके ऊपर तो क्वेश्चन उठाती नहीं है। अजय वर्मा ने अगर 5 डिबेटों में नाम ले लिया, इसका मतलब आप देश के प्रधानमंत्री जो इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ सड़कों पर बैठ करके धरना देना जानते हैं। उनको ना केस के बारे में पता है, ना वक्फ कानून के बारे में पता है, ना नेशनल हेराल्ड के बारे में पता है। उनको कुछ नहीं पता। जी का फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर नहीं आते हैं, आपकी कलम जो दिखा रही है वो बैठ करके नाटक करते हैं। वो अजय वर्मा की पोल खुल गई है आज। नहीं, हमें सब पता है। हम तो देश के प्रधानमंत्री जी को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उनको अपमानित कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रही हैं, अजय वर्मा जी की पोल खुल गई है। बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा अजय वर्मा गलत है। एक और प्रवक्ता जो है वो एक्सपोज हो गए कांग्रेस के इसी शो में। आज फिर एक्सपोज हो गए कि अजय वर्मा को कुछ नहीं पता। एंकर कर रही है अपने ही राजनीति के बारे में, अपनी ही विरासत के बारे में नेशनल हेराल्ड कुछ नहीं पता अजय वर्मा को। अच्छा अजय वर्मा जी, अच्छा ये यंग इंडिया लिमिटेड को 50 लाख रुपए कौन सी इंडस्ट्रीज ने दिया था? अमित शाह अच्छा बता दीजिए ना, यंग इंडिया को 50 लाख रुपए किसने दिया था? 80 करोड़। क्या वो 50 लाख रुपए वापस दिया नहीं दिया? क्रिकेट के बैट ना पकड़े हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। जरा इस पे भी ज्ञान बांट दीजिए भाई सरदार आरपी सिंह जी। सर वो पैसा अपनी जुबान संभाल कर बात करिए, जरा सोच कर बात करिए। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे सकते हो दीजिएगा कि 50 लाख रुपया कौन से इंडस्ट्री से लिया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने? वो जो कंपनी है थाने के लिए, जहां रॉबर्ट वाड्रा ने वो जो 7.5 करोड़ रुपया लिया था, वो किससे लिया था? और वापस से राजीव गांधी ने कौन सा दिया था, वो किसको दिया था? के नाम से राजीव गांधी खेल रत्न शुरू कर दिया था। अजय जी, राजीव गांधी कौन से खिलाड़ी थे जिनके नाम से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू कर दिया था, जो बाद में मोदी जी ने हटा दिया? अजय वर्मा जी को कुछ नहीं पता है। ये रीमा जी पूछ लेंगी। आप क्या अजय वर्मा जी, मैं जो पूछ रही हूँ पूरे शो में मैंने आपसे बहुत ही बेसिक सवाल पूछे। अभी मैंने आपसे बहुत ही आसान सवाल पूछा कि नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है। अगर आप शो में हमारा टीपी पढ़ लेते ना, थोड़ा सा जो पूरा ये चल रहा है, ग्राफिक्स जो चल रहे हैं, तो ही आपको समझ आ जाता। आप ही जैसे लोगों के लिए मैंने ग्राफिक्स बनवाए थे हमारी टीम ने कि वो पढ़े और देखें कि क्या मामला है। आप वो भी नहीं पढ़ पाए। मैडम, मैं भाजपा की सेल कंपनी और मुखौटा चेहरा नहीं हूँ, मुझे सब पता है। आप कुछ भी बोल रहे हैं। इससे अच्छा अखिलेश कटियार जी आपके सहयोगी हैं, उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है इस मामले की। पहले ये उनको पता है नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है। आपको आपकी विरासत का मामला ही नहीं पता। ये देश को हमें पता है क्या करना है। पढ़ लीजिए। अच्छा चलिए, मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ, पढ़िए। देश की जनता हमारे साथ है। अखिलेश कटियार जी पढ़ लीजिए, पढ़िए, ग्राफिक्स चल रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या मामला है? या पढ़ रहे हैं? हमें पढ़ा हुआ है। अरे अजय जी बता दीजिए, देश की जनता कहाँ आपके साथ है? मैडम, हमारा चुनाव में नहीं है, महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं है आपके साथ, ठीक देश है। के 3 लोकसभा चुनाव। अखिलेश कटियार जी नहीं है। अखिलेश कटियार जी हमारे साथ ईवीएम नहीं है, हमारे साथ ईडी नहीं है, हमारे साथ सीबीआई नहीं है, हमारे साथ पुलिस नहीं है, हमारे साथ चुनाव आयोग नहीं है, हमारे साथ वर्मा जी आपके लिए टाइमलाइन चल रही है, ग्राफिक्स चल रहे हैं आपके लिए टाइमलाइन पे। पढ़िए, मीडिया नहीं है, पढ़ लीजिए टाइमलाइन। अब रिम्यूट मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे पास सारा डाटा है ओरिजिनल। अखिलेश कटियार जी, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था। आपने क्या मतलब, अखिलेश यादव ने भी, कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, और अब बिहार और बंगाल के चुनाव में एजेंसियों का इस्तेमाल। अब बिहार और बंगाल दोनों ही जगह समाजवादी पार्टी का तो खैर कोई वजूद नहीं है, साफ बात है। ये तो मतलब इसमें कोई आरोप नहीं है, सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी का बिहार और बंगाल में कोई वजूद नहीं है। अब बिहार में कांग्रेस पार्टी, जिसके पक्ष में आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं, 243 सीटों में से 19 सीटें जीत पाई थी, 6.7% वोट है उसका। बंगाल में भी बता दो क्या हालत। ये मैं अभी पहले तो बिहार की बात कर रही हूँ। तो इतना बड़ा वोट बैंक था क्या कि जिसमें सेंध लगाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है? इतना बड़ा कांग्रेस का वोट बैंक है बिहार में। बंगाल में एक सांसद है। अनम्यूट, हाँ बंगाल में एक सांसद। अनम्यूट कीजिए अखिलेश जी। हाँ जी, आप अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है, बहुत कम जनाधार है, केरल में बहुत कम जनाधार है। तो आप ये बात हम ना बताएं किसी को कि किसका कहां जनाधार है, वो अलग विषय है।
हाँ। ठीक है, बात ईडी की भूमिका को लेके है। ईडी की भूमिका इस देश में हमेशा संदेहास्पद रही है और इस देश तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का 11.5% का वोट बैंक है, कांग्रेस का 10% है। कांग्रेस से बड़ी पार्टी है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी। आंकड़ा देख लेना आप जाके साइड पे। 11.5% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो कांग्रेस को 10% वोट मिला है। मैं आपसे कुछ सफाई नहीं मांग रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, पत्रकार की तरह बात करें। क्या काम का बीच में बीजेपी लास्ट 10 मिनट्स। अच्छा ठीक है अखिलेश जी जल्दी क्विक रिएक्शन। समझाइए। ठीक है नहीं वो सिर्फ आपको बता रहे थे तमिलनाडु का। ओके बोलिए। इतना लिहाज मर्यादा रखना चाहिए। अच्छा ठीक है बोलिए। अच्छा बोलिए वो करेक्ट कर रहे थे आपको सर। मेरा रीमा जी सिर्फ इतना ही कहना है, ईडी जांच कर रही है, रिपोर्ट आएगी, उस पे केस होगा, कार्रवाई होगी, वो व्यवस्था है। जांच हो गई भैया, जांच हो गई, कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है। ठीक है आपकी चार्जशीट आ गई, वो एक विषय है, वो एक प्रक्रिया है। बात जो आम जनमानस में जो सवाल है वो ईडी की विश्वसनीयता को लेकर नहीं है कोई सवाल। फिर मैं कह रही हूँ कोई सवाल नहीं है आम जनमानस में, आम जनता में कोई सवाल नहीं है। पूरे देश में घूम रहे हैं हम, कोई सवाल नहीं है। आम जनता को बीच में मत लाइए। मैं फिर आपको कह रही हूँ जनता को बीच में मत लाइए। जनता के मन में कोई सवाल नहीं है, जनता के मन में नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और जनता के मन में जो भी सवाल होता है ना, जनता अपने वोट के माध्यम से उसका जवाब दे देती है। और जनता ने दिल्ली में भी दिखा दिया और महाराष्ट्र में भी दिखा दिया और अब बिहार और बंगाल की बारी है। लेकिन जनता को बीच में लाकर मेरे ख्याल से अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।